नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं सरवण चौधरी राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे संविधान का विकास। संविधान का विकास किस प्रकार हुआ, संविधान का इतिहास क्या है, ये इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने यदि हमारे चैनल राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। संविधान का विकास। संविधान के विकास को पढ़ने के लिए मैंने इसके दो पार्ट किए हैं। पहला पार्ट है संविधान का परिचय और दूसरा पार्ट है ब्रिटिश शासन में संविधान का विकास किस प्रकार हुआ। ये दो पार्ट है। तो संविधान के परिचय के रूप में मैं बात करूं तो संविधान लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण नियम। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है महत्वपूर्ण नियम, उससे यह संविधान शब्द बना है। संविधान की परिचय दूं या परिभाषा दूं तो इस प्रकार है कि संविधान नियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था को सुगमता पूर्वक और सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। नियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था को सुगमता पूर्वक सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान का उदाहरण है वो है अमेरिका का संविधान, और अलिखित संविधान का उदाहरण है वो है ब्रिटेन का संविधान। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है वो है भारत का संविधान। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है वो भारत का संविधान है। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये तो संविधान का एक छोटा सा परिचय हो गया। अब नंबर 2 स्टेप है हमारा ब्रिटिश शासन में संविधान का विकास किस प्रकार हुआ। हमारा जो संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो संविधान निर्मात्री सभा ने जो बनाया था, इसका मतलब नहीं है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर ये सब कुछ नियम कानून पैदा हो गए और हमारा संविधान बन गया। ऐसा नहीं है। हमारे संविधान का जो इतिहास है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हमारा संविधान आज जो तैयार हुआ है 395, जिसके मूल संविधान में अनुच्छेद है 8 अनुसूची और 22 भाग है। कहीं ना कहीं इसका इतिहास बहुत पुराना है। 200 साल लगभग इतिहास इसका है, जहां से 200 सालों के अंदर हमारे संविधान का धीरे धीरे विकास होता आया और आज जो हमारे सामने संविधान है वो तैयार हुआ। तो इसके अलग अलग ब्रिटिश शासन के अंदर पारित की गई अधिनियमों से, उनके द्वारा की गई गतिविधियों से और भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम चला था, इन स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से, इन सभी एक्टिविटी से भारत के संविधान का विकास ही हुआ था। तो इसमें अलग अलग मैं स्टेप वाइज स्टेप पढ़ाता जाऊंगा कि संविधान विकास के अंदर किन किन अधिनियमों का क्या योगदान है। सबसे पहला हमारा जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे भी हमारे संविधान का विकास हुआ। इससे भारत के अंदर केंद्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 21 जून 1773 को ब्रिटिश संसद के अंदर पारित किया गया। तब भारत के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो थे लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित करके भारत के अंदर केंद्रीय शासन प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं वर्तमान के अंदर जो केंद्रीय शासन व्यवस्था का जो प्रावधान है उसका विकास 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट से हो गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई, अर्थात बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अंडर में बंबई और मद्रास के गवर्नर को भी उसके अंडर में रखा गया, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बंबई को उसके अधीन कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब ये पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है
कि भारत में सबसे पहले केंद्रीय शासन की नींव किस अधिनियम से हुई, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद की बात करें तो वो है पिट्स इंडिया एक्ट। इससे भी कहीं हमारे संविधान और राजनीतिक विकास हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था EIC का, उस पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तब भी भारत के वायसराय थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने एक ब्रिटिश संसद के माध्यम से कानून पारित करवाया, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। उस कानून के तहत भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया। उसके बाद में 3 नंबर जो बात करें तो वह है 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर भारत के अंदर संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का चार्टर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना था वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी का काम राजनीतिक कार्य शुरू कर दिया। अब कंपनी का काम हो गया कि गवर्नमेंट को चलाना। उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 1853 का चार्टर। 1853 का चार्टर क्या था? उसके अंदर विधायिका एवं कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। और विधायिका एवं कार्यपालिका को अलग करते हुए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली कंपटीशन की घोषणा कर दी। 1853 का जो एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश की संसद में, उसको विधायिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया और सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर थे उनकी नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया। इसके साथ ही केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया। अब भारत का गवर्नर जनरल था, उनके लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन सबसे पहले 1853 के चार्टर में प्रावधान किया गया। ये अपने कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर आ सकता है कि सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद का गठन किस चार्टर में किया गया, तो उसका आंसर होगा 1853 का चार्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1853 का चार्टर, 33 का चार्टर, 1853 का चार्टर। उसके बाद में जो भारत सरकार अधिनियम 1858 बना, वो भी भारत सरकार भारत के संवैधानिक विकास और राजनीतिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करके वो शासन ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज को सौंप दिया तथा भारत के अंदर गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को ये भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म कर दिया। इसका प्रमुख कारण है क्योंकि भारत के अंदर 1857 की क्रांति हो गई थी और अंग्रेजों को ऐसी भनक लग गई थी कि यहाँ अब भारत के अंदर ऐसे वैसे तो शासन चलाना मुश्किल हो गया है। तो शासन को और ज्यादा मजबूत बनाना और लोगों के ऊपर विश्वास कायम करना और भारत के अंदर शासन की नींव को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और एक भारत मंत्री का पद सर्जित किया गया। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक मंत्री का पद रखा गया, उसको कहते हैं भारत सचिव या भारत मंत्री। उसके थ्रू अब वही कानून यहाँ के लिए वहां की ब्रिटिश की संसद में कानून बनाने के लिए पैरवी करेगा और उनके थ्रू भारत के अंदर वायसराय की नियुक्ति की जाएगी। और पहले गवर्नर जनरल का नाम था जो 1833 के चार्टर में रखा गया था, उनका नाम बदलाकर वायसराय कर दिया गया।
तो कहीं न कहीं हमारे भारत के संविधान के विकास में 1858 के अधिनियम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो मित्रों, हमने 1853 के शासन अधिनियम था, जो चार्टर अधिनियम था, उसके अंदर हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया था और उस समय भारत का प्रथम जो वायसराय बनाया गया लॉर्ड कनिंग को। इसके बाद में जो अधिनियम आया था भारत परिषद अधिनियम 1961, ये भी हमारे भारत देश के संविधान के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट 3 प्रावधान थे इसमें। वो पहला प्रावधान था कानून निर्माण की प्रक्रिया के अंदर भारतीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया। भारत शासन अधिनियम 1861 के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कानून निर्माण में भारतीय जो जनप्रतिनिधि थे उनको उसमें शामिल किया गया। तो कहीं न कहीं वर्तमान के अंदर भी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, ये हमारे संविधान के अंदर वर्णन है। इसकी नींव पड़ी थी वो 1861 के भारत शासन अधिनियम से पड़ी थी। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति प्रदान करना। जैसे वर्तमान के अंदर अपने सभी अलग अलग राज्यों की गवर्नमेंट है, उनको विधायी शक्ति प्राप्त है, वो अपने स्टेट के जो विषय है राज्य सूची के उन पर अपना कानून बना सकती है। तो उसी में यह शामिल है कि मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी उनको विधायी शक्ति भी 1861 के संविधान में दिया गया। इससे भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के इस वर्तमान कानून यानी अपनी स्टेट को कानून बनाने की विधायी शक्ति, उसकी नींव वो भी भारत के 1861 भारत शासन अधिनियम से पड़ गई थी। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान था वो बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत व पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत व पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया, अर्थात इन 3 प्रांतों के अंदर विधान परिषद का गठन कर दिया गया। इसका सबसे पहले प्रांतों के अंदर विधान परिषद का गठन हुआ था, वो भी 1861 के भारत शासन अधिनियम में हुआ था। तो ये 3 प्रावधान मुख्य रूप से थे 1861 के भारत शासन अधिनियम में, जिन्होंने भारत के संवैधानिक विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चलो, उसके बाद का है वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसका भी भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा अपना महत्व है। इसमें ये हुआ कि इसमें प्रमुख रूप से 2 प्रावधान हैं। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को स्टार्ट किया गया, यानी जो प्रांतों की गवर्नमेंट थी या प्रांतों की जो सरकार थी या विधान परिषद का गठन था, उसके अंदर अप्रत्यक्ष मत प्रणाली को स्टार्ट कर दिया गया तथा विधान परिषद को बजट पर चर्चा डिस्कस करने का अधिकार भी इसमें दिया गया। पहला तो था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, स्टार्ट की गई 1892 के भारत शासन अधिनियम। वर्तमान की जो निर्वाचन प्रणाली है वो प्रत्यक्ष है, कहीं न कहीं इससे पहले अप्रत्यक्ष हुई थी। वो अप्रत्यक्ष शुरुआत में हुई थी वो 1892 के भारत शासन अधिनियम में हुई थी। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है 1892 के शासन अधिनियम का। तथा इसी शासन अधिनियम के अंदर विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया। जैसे वर्तमान में हमारी विधानसभा को स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर लोकसभा को बजट पर चर्चा करने का अधिकार है, राज्यसभा को बजट पर चर्चा करने का अधिकार है। इसी प्रकार ऐसा जो अभी वर्तमान के संविधान में कानून है उसकी जड़ भी 1892 के शासन अधिनियम से पड़ी थी, क्योंकि उसके अंदर प्रावधान था विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का अधिकार। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसको भारत शासन अधिनियम 1892 के अंदर प्रावधान था वो था कार्यपालिका से प्रश्न करने का अधिकार। कार्यपालिका से प्रश्न करने का अधिकार यानी कार्यपालिका सरकार और जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, ये वर्तमान के संविधान के अंदर भी है। इसकी नींव भी भारत शासन अधिनियम 1892 से शुरुआत हुई थी। 8वां ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित विधेयक या अधिनियम जिसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था वो है भारत शासन अधिनियम 1909। इसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। इसको मार्लियामेंटो सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय भारत सचिव थे जॉन मार्ले और भारत का जो वायसराय था वो मिंटो था। इस कारण इसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। और ये भी पहले के जो शासन अधिनियम थे उनसे कहीं बड़ा
और थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट भारत शासन अधिनियम था। इसके अंदर मुख्य रूप से दो प्रावधान हुए थे। अप्रत्यक्ष की जगह जो 1892 के भारत शासन अधिनियम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट की गई कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपनी विधान परिषद का गठन करती थी, तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता को विधान परिषद के गठन का अधिकार मिल गया। लेकिन दुखद बात यह है कि मुस्लिम जो रिलीजन से जुड़े लोग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का भी प्रावधान इस अधिनियम के अंदर किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए, इसलिए मिंटो को पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। ये अपने कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किस भारतीय वायसराय को या ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के किस वायसराय को पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, तो वो था लॉर्ड मिंटो। उसको पृथक निर्वाचन प्रणाली उन्होंने 1909 के भारत शासन अधिनियम में शुरू कर दी थी। उसके बाद देखें तो 2 नंबर सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, वो था भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल करना। यानी भारत के अंदर जो एक वायसराय होता था ब्रिटिश शासन की तरफ से, उनकी एक कार्यकारी परिषद होती थी, एक कैबिनेट होती थी, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री की होती है। तो उसके अंदर भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान भी 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। और सर्वप्रथम जो भारतीय था जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ था, वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम याद रखना, ये कांस्टेबल के अंदर जरूर ये सवाल आएगा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय था। तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रावधान थे भारत शासन अधिनियम 1909 के या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के जो हमने पढ़ी। इसके बाद में भारत के संविधान के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो ब्रिटिश शासन का अधिनियम था, वो था भारत शासन अधिनियम 1919। ये भारत शासन अधिनियम काफी बड़ा अधिनियम था। इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसको ये 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ था। 23 दिसंबर 1919 को इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉन्टेस्क्यू तत्कालीन भारत मंत्री था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था, इस कारण इसको कहा जाता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से 5 प्रावधान हुए थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अंदर 5 प्रावधान मुख्य रूप से महत्वपूर्ण थे। उसमें से पहला प्रावधान था द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन का मतलब होता है एक ही प्रांत के ऊपर 2 शासन होना। देशी प्रांतों के अंदर डबल शासन की स्थापना की गई थी। एक तो था वहां के गवर्नर के नेतृत्व में शासन, दूसरा था वहां देशी राजा के नेतृत्व में शासन। अब उन दोनों के बीच में विषयों का बंटवारा कर दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। द्वैध शासन के अंदर एक प्रांत के अंदर डबल गवर्नमेंट थी, एक तो थी ब्रिटिश गवर्नर की गवर्नमेंट और दूसरी थी भारत के देशी राजा की। अब विषयों का बंटवारा किया गया और महत्वपूर्ण विषय थे वो आरक्षित विषयों में रखा गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार था गवर्नर को, और कम इम्पोर्टेंस विषय थे वो रखे गए हस्तांतरित विषयों में, उन पर कानून बनाने का अधिकार भारत के देशी प्रांत के देशी राजाओं को था। तो ये द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर की गई। और अपने पुराणों के अंदर, गीता के अंदर हम पढ़ते हैं कि जनता के लिए द्वैध शासन बहुत घातक होता है। तो इस घातक कानून की शुरुआत भी भारत शासन अधिनियम 19 के अंदर हुई थी। और द्वैध शासन सर्वप्रथम पूरे भारतीय प्रांतों पर लागू नहीं होकर देश के 8 प्रांतों के अंदर लागू किया गया था। वो प्रांत थी बंगाल, मद्रास। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर क्वेश्चन के अंदर ऐसे दिया जा सकता है कि निम्न 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके अंदर वो सभी प्रांतों के नाम हैं
जिनके अंदर 1919 के अंदर द्वैध शासन स्थापित किया गया। या ऐसा आ सकता है कि द्वैध शासन कितनी प्रांतों के अंदर शुरू किया गया था 1919 में, तो 8 प्रांतों के अंदर शुरू किया गया था, 11 टोटल प्रांतों में नहीं किया गया था, ये ध्यान रखना। और वो प्रांतों का नाम आ जाते याद रखना, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब व मुंबई। पंजाब, बंगाल, मद्रास, बिहार, आसाम, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब व मुंबई, इनके अंदर द्वैध शासन 1919 में स्थापित किया गया था। नंबर 1 द्वैध शासन। नंबर 2, और इसी के अंदर नंबर 2 सर्वप्रथम विषयों का बंटवारा, केंद्र की शक्तियां अलग, राज्यों की शक्तियां अलग, अलग अलग विषयों का बंटवारा किया गया। विदेश, रक्षा, रेलवे, बैंक, ऐसे मुद्दे केंद्र के पास रखे गए, केंद्रीय विधान परिषद के पास, और प्रांतीय विधान परिषद के पास में कम महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो दूसरा हमारा प्रावधान था इस भारत शासन अधिनियम 1919 में, वो था राज्य की विधानसभा को स्वायत्त बजट बनाने का अधिकार। राज्य की विधानसभा को बजट बनाने का अधिकार इसी अधिनियम के अंदर दिया गया। यानी राज्य अपना अलग बजट बना सकता है, जैसे वर्तमान स्टेट में बनाते हैं। इसका कानून ये कहीं संविधान में लिखा, और संविधान के अंदर इस कानून की जड़ है वो कहीं यहाँ से प्राप्त होती है, भारत शासन अधिनियम 1919 से, अर्थात राज्यों को विधानसभा में स्वयं बजट बनाने का अधिकार। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल की स्थापना। केंद्रीय जो विधान मंडल था उसको द्विसदनीय बनाया गया। एक सदन था जो था संघीय विधानसभा, और दूसरा सदन था वो था राज्य परिषद। अर्थात केंद्रीय जो विधान मंडल था उसको द्विसदनीय बनाया गया। जैसे वर्तमान के अंदर हमारी संसद है वो द्विसदनीय है, एक सदन है वो उच्च सदन है, वो राज्यसभा है, निम्न सदन है वो लोकसभा है। अब ये इस कानून की जड़ वो यहीं से प्रारंभ होती है। देखो हमारा इस विधान मंडल में द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल को बनाया गया द्विसदनीय। तो एक उच्च सदन था उसको कहते हैं राज्य परिषद, और निम्न सदन था जैसे हमारी लोकसभा है उसको कहते थे केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, इस लोकसभा और केंद्रीय विधानसभा इनसे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा की जगह था केंद्रीय विधानसभा, और वर्तमान में राज्यसभा की जगह था राज्य परिषद। ये द्विसदनीय विधानमंडल हो गया। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कानून था वो लंदन में उच्चायुक्त की नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1919 से की गई। और इसी अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान था लॉर्ड ली के नेतृत्व में कमीशन बना, आयोग बना, और उन्होंने सिफारिश की थी कि भारत के अंदर सिविल सेवा की भर्तियों के लिए और अधिकारियों की भर्तियों के लिए कार्यपालिका में एक आयोग होना चाहिए। उसको कहते हैं संघीय लोक सेवा आयोग, उसको कहते हैं संघीय लोक सेवा आयोग। ये ली की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। चलो इसके बाद में हम देखते हैं, और इसकी स्थापना 1926 के अंदर हुई थी। अक्टूबर 1920 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी, वो ली आयोग की सिफारिश के ऊपर हुई थी। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 था जो भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। द्वैध शासन की स्थापना हुई, विषयों का बंटवारा हुआ, राज्य में विधानसभाओं को बजट बनाने का अधिकार दिया गया, द्विसदनीय विधान मंडल इसमें बना, लंदन में उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई तथा यूपीएससी का गठन किया गया। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 भी संवैधानिक विकास की दृष्टि से और राजनीतिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो वर्णन था उसको पढ़कर हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि ये शासन अधिनियम ये बहुत बड़ा दस्तावेज था। इसके अंदर 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। बहुत बड़ा दस्तावेज था भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार गठन करने का पूरा प्रयास किया गया ताकि भारतीय लोगों का विश्वास ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ जाए। इसके अंदर मुख्य रूप से जो 3 प्रावधान थे। पहला प्रावधान था अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना।
अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का इसमें प्रयास किया गया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर को शामिल किया गया। यानी अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया, यानी एक संघीय गवर्नमेंट बनाने का जो प्रयास है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। और वर्तमान के अंदर भी संघीय गवर्नमेंट या संघीय शासन का प्रावधान अपने संविधान में है, उसकी जड़ है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें भी ये प्रावधान था संघीय सरकार बनाने का, और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें 2 इकाइयां थी। पहली इकाई थी वो तो थी 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर, और दूसरी इकाई थी वो थी देशी प्रांत। अब 6 पहली इकाई जो थी 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर, उनको शामिल होना अनिवार्य था, और जो देशी प्रांतें थी उनको शामिल होना अनिवार्य नहीं था। चलो, ये हो गया हमारा पहला प्रावधान, अखिल भारतीय संघ लोक संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वह था विषयों का बंटवारा किया गया। प्रांतों के विषय और संघ के विषय अलग अलग कर दी गई। इसमें 3 सूची बनाई गई, जो वर्तमान के अंदर भी हमारे संविधान के अंदर स्टेट का, सेंटर का विषयों का जो बंटवारा किया गया है, इसी प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर भी विषयों का बंटवारा किया गया था। केंद्र को 59 विषय दिए गए थे, राज्यों को 56 विषय दिए गए थे, एवं समवर्ती सूची के अंदर विषय रखे गए थे वो थे 36। अब संघ सूची के जो विषय थे उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था या केंद्रीय विधान परिषद को था। राज्य सूची के जो विषय थे 56, उन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को था, देशी प्रांतों को था, तथा समवर्ती सूची के जो 36 विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार देशी प्रांतों को भी था और केंद्रीय विधान परिषद को भी था। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद यदि किसी विषय पर कानून बनाती है तो देशी प्रांत उस पर कानून नहीं बना सकती। लेकिन वर्तमान के जो संविधान में हमारा थोड़ा संशोधन करते हुए ये प्रावधान है कि समवर्ती सूची के ऊपर यदि केंद्र और राज्य दोनों एक विषय ऊपर कानून बना सकते हैं, विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून बना होता है। लेकिन उसमें क्या था, केंद्र कानून बना दे तो देशी प्रांत उसमें कानून नहीं बना सकती थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर। और अवशिष्ट विषय वायसराय के पास रखे गए थे और वर्तमान अवशिष्ट विषय अपने केंद्र सरकार के पास रहते हैं। तो इस सूचियों का बंटवारा किया गया, ये तो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक था। और तीसरा महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 में, वह है प्रांतों में द्वैध शासन को अंत कर दिया गया और प्रांतों को ज्यादा उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया। और प्रांतों के अंदर कुछ 6 प्रांतें थी, उन 6 प्रांतों के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल भी स्थापित कर दिया गया। वर्तमान के अंदर भारत के अंदर जो 7 राज्यों के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है, इसकी भी कई नींव पड़ी थी तो भारत शासन अधिनियम 1935 में पड़ी थी, क्योंकि उस समय देशी 6 प्रांतों के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था। वो है बंगाल, मद्रास, बम्बई, यूपी, बिहार और आसाम। इनके अंदर द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित की गई इन प्रांतों में। ये भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने का प्रयास किया गया, ये एक बहुत लंबा दस्तावेज था। इसके अंदर अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रयास किया गया, विषयों का बंटवारा किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर प्रांतों को ज्यादा उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। वो प्रांत है बंगाल, मद्रास, मुंबई, यूपी, बिहार और आसाम। तो इस प्रकार इस अधिनियम का भी भारत के संवैधानिक विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस प्रकार 1935 के भारत शासन अधिनियम में अपन के भारतीय संघीय न्यायालय की भी स्थापना 1937 में की गई थी। संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1935 के अधिनियम की गई थी। महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। और भारत शासन अधिनियम के अंदर जो प्रत्यक्ष निर्वाचन और देशी प्रांतों को जो छूट दी गई थी उसके आधार पर निर्वाचन भी हुआ था। उसमें 11 में से 7 प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद में भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो अधिनियम या मिशन था वो था क्रिप्स मिशन 1942। ये क्रिप्स मिशन क्या था, ये मार्च 1942 के अंदर भारत आया था। यह सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में
ये भारत आया था। ये भारत के अंदर संवैधानिक स्थिति की जांच करने और भारत के अंदर चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के बहुत तेज हो जाने के बाद में यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाने आया था कि हाँ, हम भारत के लोगों को भी स्वायत्तता देंगे और यहाँ के लोगों को भी सरकार के बनने वाले कानूनों के अंदर शामिल करेंगे। इसने भारत के अंदर आकर मुख्य रूप से 4 प्रावधान किए थे। वो पहला 4 प्रावधान किए थे, अर्थात 4 सिफारिश की थी। वो ये थी कि भारत की सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगा। क्रिप्स मिशन ने पहली सिफारिश की थी कि भारत की सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगा, अर्थात भारत की सुरक्षा व्यवस्था है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। अब भारत के नेताओं को उसमें समर्थन करना होगा। पहला प्रावधान तो ये था। दूसरा सिफारिश थी उसकी, वो थी युद्ध के पश्चात भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा, वो भारत का एक संविधान बनाएगी। तीसरा प्रावधान था भारत को डोमिनियन स्टेट्स में रखा जाएगा। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है ब्रिटिश सरकार के अधीन के अंदर बहुत सारे देश थे, बहुत सारे स्टेट थे। पॉलिटिकल में देश को स्टेट बोलते हैं। तो बहुत सारे देश या स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। तो क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहाँ पर नियंत्रण कम होता गया, तो उन देशों को धीरे धीरे स्वायत्तता देनी शुरू कर दी। अब जो स्वायत्तता प्राप्त देश तो थे, लेकिन उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था। उन देशों को डोमिनियन स्टेट कहा जाता है। तो भारत को भी कहा जा रहा था कि हम डोमिनियन स्टेट बना देंगे, अर्थात यहाँ को स्वायत्तता ज़्यादा दे देंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। यानी हम डोमिनियन स्टेट्स भारत को घोषित कर देंगे या डोमिनियन स्टेट्स में रख देंगे। तीसरा ये महत्वपूर्ण सिफारिश थी। चौथी महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो प्रांतीय भारत का जो एक संविधान निर्मात्री सभा जो संविधान बनाएगी, उस संविधान को हमारी भारत की देशी प्रांतीय स्वतंत्र स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें, इसके लिए वो स्वतंत्र है। अब ये बात गलत कह दी। ये भारत की कांग्रेस, तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम चला रहे सेनानियों को, कांग्रेस को और गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। तो गांधी जी ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये तो कानून लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक जैसा है। लड़खड़ाते हुए पोस्ट डेटेड चेक किस संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था? ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन के अंदर जो प्रावधान था कि भारतीय संविधान स्वीकार प्रांतीय करे या नहीं करे, इसके लिए वो स्वतंत्र है, इसके संबंध में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि ये तो लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक जैसा कानून है। तो ये 4 प्रावधान थे क्रिप्स मिशन के अंदर। भारत की सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगा, भारत को डोमिनियन स्टेट्स में रखेंगे, भारत का संविधान निर्मात्री सभा बनेगी और प्रांतीय संविधान स्वीकार कर नहीं करें, इसके लिए वो आजाद है। अब 12वां भारत के संविधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो मिशन था वो कैबिनेट मिशन था। ये 3 जनों की एक टीम थी जो भारत के अंदर स्वतंत्रता प्रदान करने और यहाँ संवैधानिक विकास या संवैधानिक स्थिति को जांचने के लिए आई थी। 3 लोगों की टीम, उसका नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में 3 लोगों की टीम आई थी, जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से 3 सदस्य ही थे, कहने का मतलब 3 ही सदस्य थे। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन 42 में आया था, वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी कैबिनेट मिशन में भी थे, और AP अलेक्जेंडर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार की भर्तियों के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य कौन शामिल थे तथा या उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, और उसमें शामिल थे उनके अलावा 2 सदस्य और थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AP अलेक्जेंडर। ये इसके अंदर शामिल थे। और ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और इन्होंने रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपी थी, वो थी 16 मई 1946 को सौंपी थी। उसके अंदर उन्होंने क्या सिफारिश की थी? वो 3 सिफारिशें मुख्य रूप से हैं कि भारत एक संघ होगा। क्या है कि भारत एक संघ होगा जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत भी होगी, देशी प्रांत भी होगी। ये पहला प्रावधान किया। दूसरा प्रावधान क्या था कि संघीय विषय है उन पर ही केंद्र कानून बनाएगा या संघीय विधान परिषद कानून बनाएगी। बाकी जो प्रांतीय विषय है वो प्रांतीय उस पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। अन्य कोई भी विषय और अधिकार उन पर भी प्रांतीय कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा प्रावधान था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा, उसमें सदस्य 389 होंगे।
और उनका चुनाव नवनिर्वाचित प्रांतीय विधानमंडल करेगी और उनका चुनाव करने का जो तरीका होगा वो 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुना जाएगा और टोटल 389 हो जाएंगे। और चुनने की प्रक्रिया होगी वो होगी प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति। प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति से उनका चयन किया जाएगा। ये 389 टोटल सदस्य थे। और पहला प्रावधान ये प्रावधान था। और उसके बाद संविधान तैयार होने के बाद में भारत के अंदर एक अंतरिम सरकार बनेगी और अंतरिम सरकार बनी वो बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और उसके बाद में ये संविधान सभा का विघटन हो गया था, पाकिस्तान देश अलग बन गया था, तो 90 सदस्य चले गए थे, 299 सदस्य अपनी भारतीय संविधान निर्माता सभा में बचे थे। चलो ये था भारत शासन कैबिनेट मिशन 1946। इसका भी भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत योगदान था और इसने 24 मार्च 1946 को भारत आया और 16 मई 1946 को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी जिसके अंदर उसने सिफारिश की थी भारत एक संघ होगा, ब्रिटिश और देसी प्रांत इसमें शामिल होगी, संघीय विषयों के अलावा सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देसी प्रांतों को होगा, संविधान निर्मात्री सभा भारत के अंदर संविधान बनाएगी, 389 सदस्य होंगे और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली प्रतिनिधित्व सिद्धांत से इसका चयन होगा सदस्यों का। और उसके बाद में भारत में संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो मिशन था या अधिनियम था वो था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का आखिर अधिनियम था जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना अनुसार बनाया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एटली जो लेबर पार्टी के थे। आज भी विवादित विषय है कि भारत आजाद हमने करवाया संघर्ष करके या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको आजाद किया। ये विद्वानों के अंदर अभी संघर्ष का विषय बना हुआ है। खैर हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि एटली ने भी कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था संविधान भारत में आजाद करने के हालात को लेकर और संविधान बनाने की स्थिति को देखने के लिए। और एटली ने भारत को स्वतंत्र करने का विधेयक ब्रिटिश की संसद में पारित किया, एक्ट बनाया जो 18 जुलाई 1947 को, यानी आज 19 जुलाई है, कल 18 जुलाई थी, इसी दिन 1947 को ब्रिटिश की संसद के अंदर भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना जिसके अंदर मुख्य रूप से 5 प्रावधान थे। वो प्रावधान थे कि भारत के 2 भाग होंगे, एक देश भारत होगा, एक देश पाकिस्तान होगा, दोनों संप्रभु राष्ट्र होंगे। पहला तो ये प्रावधान किया। दूसरा प्रावधान किया कि भारत के अंदर मुंबई, मद्रास, पंजाब आदि रियासतें हैं वो इसमें शामिल होगी और बाकी बंगाल का कुछ भाग, पंजाब का कुछ भाग, सिंध, बलूचिस्तान ऐसे भाग होंगे वो पाकिस्तान के अंदर शामिल होंगे। ये इसका दूसरा प्रावधान था। तीसरा इसने प्रावधान किया था कि भारत के अंदर वायसराय का पद खत्म होगा, भारत का एक गवर्नर जनरल होगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश गवर्नमेंट का आखिर गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत का आखिर और प्रथम गवर्नर जनरल था वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और चौथा प्रावधान था वो था व्यवस्थापिका संविधान सभा ही होगी, हमारी व्यवस्थापिका का काम करेगी वो संविधान सभा करेगी और संविधान सभा कोई भी कानून बनाती है एज ए व्यवस्थापिका वो कानून देश के ऊपर लागू होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें कोई मतलब दखल नहीं डालेगी और देशी राज्य स्वतंत्र होंगे। अर्थात 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाएगा। 5वां कानून ये था कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित कोई कानून भारत के ऊपर लागू नहीं होंगे और देशी रियासतें जो है भारत के अंदर वो स्वतंत्र होगी कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो या भारत के साथ शामिल हो। इसी कानून की वजह से हमारा ये फंडा बना था। 3 देशी रियासतें थी जो काफ़ी मशक्क़त के बाद भारत में शामिल हुई। एक तो थी जूनागढ़, दूसरी थी हैदराबाद, तीसरी थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का तो बहुत लंबे समय तक इसका विवाद बना रहा जो अभी ख़त्म हुआ है। बाकी ये 3 देशी रियासतें थी, इनका जो अड़ंगा फंसा था वो यहीं फंसा था कि देशी रियासतें स्वतंत्र होगी इसी से। बाकी ये हमारा जो संवैधानिक विकास की दृष्टि से 1947 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था जिसमें 2 राष्ट्र होंगे, उसके अंदर ये प्रांतीय भारत में शामिल होगी, ये पाकिस्तान में शामिल होगी। वायसराय का पद
समाप्त होगा, भारत में गवर्नर जनरल होगा और व्यवस्था करने का काम संविधान सभा करेगी। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश शासन में कोई पारित कानून भारत में नहीं लागू होगा और देशी रियासतें हैं वो स्वतंत्र होगी, चाहे भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो। इसी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की वजह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान देश स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। तो ये हमने 13 पॉइंट पढ़े थे जो भारत की संवैधानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। और संविधान के विकास के लिए 2 पार्ट किए थे, एक संविधान का परिचय, वो पहले मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या था, ब्रिटिश शासन के अंदर हमारे संविधान जो बना है इसका विकास किस प्रकार हुआ, उसके अंदर हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत चार्टर अधिनियम 1833, भारत चार्टर अधिनियम 1853, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये महत्वपूर्ण थे। और एक बीच में छूटा था, वो था 1858 भारत शासन अधिनियम 1858। इस प्रकार ये जो 13 अधिनियम थे, इन 13 अधिनियमों से, इन मिशन से, इन गतिविधियों से भारत के संविधान का विकास हुआ और जाकर हमारे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब संविधान बनने की क्या प्रक्रिया रही वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मित्रों, ये हमने टॉपिक पढ़ा संविधान का विकास। तो मैं इसमें से क्वेश्चन आपको अभी बताऊंगा, उसके जवाब आप कमेंट के अंदर बताना, जो कांस्टेबल के एग्जाम 2020 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके जवाब आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। वो क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस ब्रिटिश अधिनियम के तहत की गई? दूसरा क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कब किया गया? गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कब किया गया? तीसरा क्वेश्चन है, किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है? चौथा प्रश्न है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ये 4 क्वेश्चन ही देता हूं आज, आप इनके जवाब हमें कमेंट के अंदर जरूर बताना। इसका डिस्कस हम अगली वीडियो भारत के संविधान निर्माण पर बनाएंगे, उसमें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।